तो बेटा कई बार क्या होता है ना, हम लोग प्लस वन के अंदर जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कॉन्सेप्ट्स के अंदर उतना डीप डाइव नहीं कर पाते जितना रिक्वायर्ड है, या हम लोगों को उतना नॉलेज ही नहीं होता कि कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, कौन सा टॉपिक जो है वो प्लस टू के अंदर को रिलेटेड है, कौन से टॉपिक का बिल्कुल सिग्निफिकेंस प्लस टू की केमिस्ट्री के अंदर जो है वो नहीं है, तो किस टॉपिक पे मुझे देखना है, किस टॉपिक मुझे नहीं देखना। तो मैं अगर ये अज्यूम करके चलूं कि आप लोगों ने जो है वो डीप डाइव्स नहीं की है, या टॉपिक में घुस के जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप की है प्लस वन की केमिस्ट्री के अंदर, तो इन टॉपिक्स को अगर आप छोड़ोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो प्लस टू क्लास के अंदर आपको होने वाला है। क्योंकि प्लस टू की जो केमिस्ट्री है वो प्लस वन के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड काम ज्यादा है, बहुत सारी लर्निंग एक्टिविटीज आपको जो है वो करनी पड़ेगी, रिवीजन प्लान्स जो है वो करने पड़ेंगे, सिलेबस काफी ज्यादा है। तो कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसको हम लोग अभी से फोकस कर लें, या मान लो प्लस टू क्लास के स्टार्टिंग में ही कुछ 10-15 दिन अच्छे से इन टॉपिक्स पे अगर हम लोग जो है वो रिवीजन वगैरह कर ले, तो मुझे नहीं लगता प्लस टू के केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट समझने में आप लोगों को जो है वो दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करूं बेटा जी, तो आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है हम लोगों के पास केमिस्ट्री का, उसके अंदर से आपको सिर्फ एक टॉपिक ही करना है कि मोल कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों के पास क्या रहता है। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कुछ टर्म्स जैसे मोलैरिटी होगी, मोलैलिटी होगी, और जो टर्म एक हम लोगों के पास है दैट इज मोल फ्रैक्शन, ये तीन टर्म्स के बारे में डिटेल्ड नॉलेज विद एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स अगर आपने परफॉर्म कर ली हैं तो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। और अगर मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूं कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम कम है, तो आप सिंपल जाओ, सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स ही कर लोगे ना अगर, तो मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि सॉल्ट एग्जांपल्स को ही अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो उसके अंदर कवर हो जाता है। तो ये टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ो प्लस वन की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के अंदर। अगर मैं चैप्टर 2 जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर अगर मैं बात करूं, तो आप सब बच्चों को जो है वो हम लोगों के पास एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से जो है वो लिखनी आनी चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो किस तरीके से जो है वो इसका रूल्स वगैरह जो है वो चलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक इसके अंदर जो है वो आपको फोकस करना है हंड्स रूल पे, एक आपको फोकस करना है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे, ये आपको मालूम होना चाहिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है। और हम लोगों के पास एक रूल है आफबाउ रूल, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे रूल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो है वो रिलेटेड है। इसके अलावा आपको जो है वो एक एमिशन और आपके पास जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स के बारे में जो है वो आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए। इसके अंदर आपको क्या जानना है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो लोअर शेल से हायर शेल में जंप करता है, उसके क्या फॉर्मूलाज है, और जब हायर शेल से लोअर शेल में जंप करता है तो उसके क्या फॉर्मूलाज है। ये कोरिलेटेड टॉपिक है किसके साथ, बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स के साथ। तो बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स भी जो है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम लोगों को ये बोल दिया जाएगा कि ये तो यार आप लोगों ने प्लस वन में पढ़ रखे हैं, और प्लस वन अगर हम लोगों ने बर्बाद कर रखी है तो फिर जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ऐसी कौन से चेक पॉइंट्स हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आपको परफॉर्म करने हैं या आपको आने चाहिए क्लास प्लस टू में मूव करने के लिए। वो एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए अगर आपको प्लस टू की सारी केमिस्ट्री जो है वो अंडरस्टैंड करनी है। अगर आप इतना कर लोगे तो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक बार इनके थोड़े से फंडे जो हैं वो आप अंडरस्टैंड कर लो तो बस इसके बाद कुछ ज्यादा नहीं बचता। इसके बाद बेटा जी जो चैप्टर है चैप्टर 3 पीरियोडिसिटी, तो पीरियोडिसिटी की अगर मैं बात करूं तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल जो है उसकी पूरी की पूरी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए कि किस साइड पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स लाई करते हैं, कैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई करते हैं, कहां पे डी लाई करते हैं, कहां पे एफ लाई करते हैं, और इनके क्या ट्रेंड्स हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ट्रेंड्स पे आपको फोकस करना है। आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड सबके पता होने चाहिए विद एक्सेप्शंस।
ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो बेसिकली फोकस करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हम लोगों के पास किस तरीके से वेरी कर रही है, बाकी रेडियस कैसे वेरी कर रहा है, आयनिक साइज कैसे वेरी कर रहा है, इन कॉन्सेप्ट्स पे यूजुअली बच्चे जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। और उसके बाद जो है वो हम लोगों के पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो किस तरीके से वेरी करती है, ये तीन कॉन्सेप्ट्स तो आपको मस्ट पता होने ही चाहिए। क्या एक्सेप्शंस हैं इनकी, क्या इनके ट्रेंड्स हैं, किस तरीके से जो है वो वेरिएशंस टेक प्लेस कर रही हैं, सारा का सारा जो है वो आपको जानना है। बाकी उसके अलावा एक मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर देता हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पी की क्या है, डी की क्या है, एफ की क्या है, हेलोजन्स क्या होते हैं, चाल्कोजन्स क्या होते हैं, लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, इस तरह के सारे छोटे छोटे टर्म्स मैं यहां पे लिख देता हूं। जैसे हेलोजन सीरीज कौन सी है जिसके अंदर हम लोग स्पेशल नेम जो है वो देते हैं ग्रुप्स को, वो सारे के सारे स्पेशल नेम्स जो है वो आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके अंदर हेलोजन्स क्या है, लेंथेनॉइड्स क्या है, एक्टिनॉइड्स क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, ये सब जो है आई होप अगर आप कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इशू जो है वो आपको क्रिएट होगा। अब हम लोग बेटा जी मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। चैप्टर नंबर 4 जो है वो केमिकल बॉन्डिंग है। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है दैट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से जो है वो आपको, जैसे कार्बोनेट का लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाना है, या नाइट्रेट का लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो आपको कैसे बनाना है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको सारे पता होने चाहिए। उसके बाद बेटा जी अगर मैं बात करूं इसी चैप्टर के अंदर एक थ्योरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के अंदर जो है वो कैसे हम लोगों के पास शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसाइड होती हैं, ठीक है, किस तरह से लोन पेयर्स का इंपैक्ट शेप्स के ऊपर हो रहा है, ट्राइगोनल शेप्स कौन सी है, टेट्राहेड्रल कौन सी है, बाई पिरामिडल शेप्स जो है वो कौन सी हैं, ये सारे के सारे फंडे अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो प्लस 2 की केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले चैप्टर के अंदर जो है वो आप लोग फेस करोगे, जिसकी वजह से जो है वो कुछ ना कुछ इश्यूज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। अगर मैं एमओटी की बात करूं, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अगर हम लोग देखें तो डायरेक्टली कुछ ज्यादा कोरिलेशन नहीं है प्लस 2 की केमिस्ट्री के अंदर, या उस टॉपिक का कोई कंटिन्यूटी नहीं है प्लस 2 की केमिस्ट्री के अंदर, तो कोई ऐसे डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो अगर आप छोड़ भी दो तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैं सिर्फ इस चीज को बोल रहा हूं कि कौन सा टॉपिक +1 से +2 समझने के लिए जो है वो आपको जरूरी है। तो एमओटीज अगर आप इग्नोर कर दो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, लेकिन हाँ वेस्पर थ्योरी का सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का सारा फंडा जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये दो टॉपिक्स अगर आप कर लो तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा जो है वो इशू जो है वो आपको क्रिएट होगा। चैप्टर 5 अगर स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं तो एक तो सारे के सारे गैस लॉज जितने भी हैं वो आपको पता होने चाहिए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन अगर आपको पता है, सारे के सारे गैस लॉज आपको पता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का तो ऑलरेडी फिजिक्स में आपने पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कर रखा है, उसका एज सच कोई बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन हाँ गैस लॉज बहुत सारी जगह पे फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो गैस लॉज पता होने चाहिए। और P इज इक्वल टू एनआरटी जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इसका का सारा फंडा जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूं, चैप्टर 6 अगर मैं थर्मोडायनामिक्स की बात करूं तो ये इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स की मेन इक्वेशन है। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स जो है जो कि स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड जो है वो है। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, रैंडमनेस क्या होती है, कैसे ये इक्वेशन डिराइव हुई, क्या इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस है, टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर, ये सारा का सारा फंडा जो है वो आपको इस्तेमाल करना है। बाकी इसके कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं हम लोगों के पास, ये जहां पे हम लोग जो है वो एन आर टी एल एन के
ठीक है, ये इस तरह के फॉर्मूलाज इस चैप्टर के अंदर भी गिवन है। ये भी आपको जो लास्ट के जो गिब्स फ्री एनर्जी वाले टॉपिक के अंदर गिवन है, ये सारा जो है वो ऑलरेडी कंटिन्यूटी के अंदर जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर प्लस 2 के अंदर चल रहा है, तो ये सारा का सारा फंडा जो है वो आपको जानना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके बाद चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं तो अगर आप सिंपल एसिड्स एंड बेसिस के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस हमारे पास क्या होते हैं, आर्हीनियस थ्योरी क्या थी जिसके अंदर H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है तो वो एसिड है, या ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट जो है वो अगर आपको पता है तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इशू जो है वो आपको क्रिएट होना चाहिए। प्लस 2 की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हुए बहुत बेसिक एलिमेंट्री आइडिया भी अगर आपको है तो मुझे लगता है कि आप ये सरपास कर जाओगे। थोड़ी सी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, हाँ एक चीज है इसमें जरूर कर लेना, कुछ जगह पे जो है ली चैटिलियर जो प्रिंसिपल है ये बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है, तो ये आपको जरूर अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, इसका क्या जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो इस चैप्टर के अंदर सिंपल एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एसिड बेसिस का और जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है इक्विलिब्रियम का पे कैसे इसका इंपैक्ट हो रहा है, ये अगर आपको मालूम है तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इश्यू जो है वो क्रिएट होने वाला है। देखो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, 15-20 दिन की इनपुट है, ठीक है, ये लगा लोगे तो प्लस 2 में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो वहां पे ऑलरेडी आपको करना पड़ेगा और डिमोटिवेशन जो है वो लग मिलेगा, प्लस 2 की केमिस्ट्री हवा बन जाएगी, मुश्किल लगने लगेगी, फिर जो है वो इशू क्रिएट हो जाएगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, हाँ आगे अगर मैं बात करूं इसके बाद हम लोग अगर रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर एक गैल्वेनिक सेल वाला टॉपिक है जो सीधा सीधा जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोरिलेटेड है। गैल्वेनिक सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिजेस जो है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसके अंदर आपको जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल्स का पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स का जो है वो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। एक पूरा का पूरा टेबल जो है वो बना हुआ है हम लोगों के पास जिसके अंदर सारी सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में लिखी हुई है। बाकी अगर ये स्टार्टिंग का अगर मैं देखूं तो वो बहुत सिंपल है, ऑक्सीडेशन नंबर्स वगैरह कैसे निकालना है वो आप एनीवे सीख ही लोगे, वो कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल्स कैसे वेरी कर रहे हैं, कैसे कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कैसे रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेस्ड ऑन देयर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, ये पता होना चाहिए। सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शंस है, गैल्वेनिक सेल कैसे वर्कआउट करता है, इसके बिना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझना बहुत मुश्किल है, और ये कंटिन्यूटी के अंदर टॉपिक है जो रेडॉक्स रिएक्शन का हम लोगों के पास है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर हो चुका है। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे जो है हाइड्रोजन चैप्टर हो गया, तो हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा कुछ कोरिलेशन नहीं है, तो इसको अगर आप लीव करना भी चाहो तो प्लस 2 की केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करने में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आने वाला। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जनरल ट्रेंड्स थोड़े बहुत अगर आपको पता है तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं आने वाला, तो इस चैप्टर को अभी के लिए आप छोड़ सकते हो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी ये वाला चैप्टर आप लीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप 13 और 14 हम लोगों के पास सिलेबस में +1 के में है, लेकिन +2 में 15 टू 18 ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास पी ब्लॉक का पूरा चैप्टर है। तो अगर ये पी ब्लॉक +1 वाला नहीं भी कर रखा तो भी बच्चों को कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं आता, अनलेस अनटिल आपको केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के और जो हम लोगों के पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के जो मैंने कॉन्सेप्ट्स मेंशन किए हैं वो आपको आते हैं, तो आपको कोई बहुत बड़ा इशू जो है वो नहीं आएगा। बाकी इसके अंदर कुछ ट्रेंड्स वगैरह रहते हैं जिसके अंदर हम लोगों के पास रहता है हाइड्रेशन एंथैल्पी वगैरह, ठीक है, ये थोड़ा सा इन टर्म्स के ऊपर जो है वो वर्कआउट कर लेना। लेटिस एंथैल्पी वगैरह जो है ये आपको थोड़े से अगर पता होंगे तो बहुत ज्यादा बेटर और इजी हो जाएगा चीजों को अंडरस्टैंड करना। हाँ इसके बाद अगर मैं बात करूं जीओसी की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इसके अंदर आपको रेजोनेंस जो है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी वाला अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से जानना है। रेजोनेंस के अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से जो है वो पता होने चाहिए। इसके अलावा कार्बोकैटायन क्या होता है हमारे पास, कार्बो कैटायंस क्या होते हैं, कार्बो एनायंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ये टर्म्स सारी मैं लिख ही रहा हूं यहाँ पे। इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो हम लोगों के पास क्या है, उसके बाद हम लोगों के पास जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो क्या है, ये स्टार्टिंग के अंदर दे रखा है। बाकी जो
चेन्स है वो कैसे बन रही है, ब्रांच्ड चेन कौन सी होती है, स्ट्रेट चेन कौन सी होती है। तो हम लोगों के पास ये सारे के सारे फंडे जो है, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर कौन सा टॉपिक डिपेंडेंसी वाला नहीं है, वो है एनसीईआरटी के अंदर जो गिवन है प्यूरिफिकेशन वाला। प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर लास्ट में टॉपिक दे रखा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बाद इस चीज को एक्सप्लेन कर रखा है। इसको आप लीव करके चल सकते हो कि बहुत ज्यादा बड़ा इश्यू जो है वो नहीं क्रिएट होने वाला। ठीक है, जीओसी के अलावा हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करूं, तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो फुर्ज रिएक्शन है हम लोगों के पास जो आपको आनी चाहिए। एक हम लोगों के पास जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है वो आगे यूज होते हैं। उसके बाद मार्क एडिशन, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो आगे इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अंदर जो है वो हम लोगों के पास एंटी मार्क एडिशन भी जो है वो आ जाता है। और जो रिएक्शन ओजोनोलिसिस जो है वो आपको पता होना चाहिए, ओजोनोलिसिस। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए, एल्डिहाइड्स क्या है, कीटोन्स क्या है, कार्बोक्सिलिक्स क्या है, हम लोगों के पास ईथर्स क्या है, एल्कोहल्स क्या है, ये सब जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो कन्वर्जन्स के लिए, मैं तो बोलूंगा अगर आप टाइम लगा रहे हो तो एक बार हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर जो है वो डिटेल में एनसीईआरटी से जो है वो आप कर लो। लेकिन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले ग्रुप्स हैं, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको। एरोमेटिसिटी वाला, जिसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, वो तो बिल्कुल सीधा सीधा जो है वो अगले साल छपा पड़ा है +2 की केमिस्ट्री के अंदर। तो ये ऑर्थो पैरा कॉन्सेप्ट्स जो है या जो मेटा कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब जो है वो आपको जान लेना है इस चैप्टर पे। मैं कहता हूं टाइम लगाओ पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन्स पे, जीओसी पे टाइम लगाओ थोड़ा सा, क्योंकि इनके बिना जो है वो आपको बहुत सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास +2 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, समझने बहुत मुश्किल जो है वो हो जाएंगे। बाकी ये सारी चीजें नोट कर लो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, हार्डली जो है वो मैं आपको यहाँ पे टाइमलाइंस भी जो है वो यहाँ पे दे देता हूँ। टाइमलाइंस के अंदर अगर मैं इसको जो है वो 1 आवर से टाइमलाइन इसकी दे रहा हूँ, 1 घंटे में जो है ये वाला सारा टॉपिक आप कर सकते हो। ये हार्डली जो है वो 2 आवर्स का कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। ये वाला भी जो है वो 2 आवर्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आप खुद भी पढ़ना चाहो, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल रहती हैं, इसको आपको समझने के लिए मेरे हिसाब से 1 आवर जो है वो लगेगा। इसको भी समझने के लिए जो है वो 1 आवर मेरे हिसाब से लगना चाहिए। ये भी जो है वो 1 आवर का कॉन्सेप्ट है। एसिड बेसिस ली चैटलियर प्रिंसिपल भी जो है वो 1 आवर का कॉन्सेप्ट है। रेडॉक्स रिएक्शन वाला भी जो है वो हार्डली 1 आवर का कॉन्सेप्ट जो है वो है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये आपको हाफ एन आवर में सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जीओसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैं बोलूंगा आप कम से कम जो है वो 3 आवर्स का टाइम स्पेंड करो। और हाइड्रोकार्बन्स में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम जो है वो आप 5 आवर्स का टाइम जो है वो स्पेंड करो। तो अगर हम लोग टोटल देखें इसके अंदर, तो हम लोगों के पास एक ये हो गया 1 और ये 3 हो जाएगा, और ये 2 और ऐड करो 5 6 7 8 9 10 आवर्स ये हो गए। उसके बाद 10.5 13.5 13.5, दैट इज जस्ट लाइक 18.5 आवर्स। 18.5 आवर्स का इनपुट है। 18.5 आवर्स के इनपुट के अंदर +1 की केमिस्ट्री में 0 से हीरो वाला जो है वो नॉलेज आपको मिल जाएगा। +2 में एक बार भी जो है वो रियलाइज नहीं होगा। इट इज लेस देन अ डे, आपका एक दिन से कम का जो है वो इनपुट होने वाला है। लेकिन शिद्दत के साथ करो, घुस के जो है वो चीजों को समझो। 8.5 18 20 घंटे मैक्सिमम जो है वो आप ये लगा के चलो। 20 आवर्स अगर आप दे दो सही में पहले दिन से ही केमिस्ट्री के अंदर क्लास 12th में मूव करने से पहले, तो रत्ती भर का इशू आपको नहीं क्रिएट होगा। केमिस्ट्री बिल्कुल भी हवा जो है वो आपके लिए नहीं बनेगी। तो इस 20 आवर्स की स्ट्रेटजी अगर मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपके एग्जाम्स खत्म हो +1 के अंदर, 1-2 दिन जो है वो आराम करके 4-4 घंटे का 5 दिन का स्ट्रेच लें, 1 वीक के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर करें, फिर केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर जो है वो बैठे, फिर जो है वो कोई भी इशू आपको जो है वो क्रिएट नहीं होगा। बाकी आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन आप यूज कर सकते हैं। और जो है वो मैं बहुत सारी वीडियोस +2 की ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो मैं आपका बहुत
ज्यादा क्लोज साथी होने वाला हूं अगर आप मेरे ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारी केमिस्ट्री की वीडियोस +2 की जो है वो बनी हुई है, तो अगर आप मेरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहेंगी। ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड की वीडियोस हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट जो है वो बन चुकी हैं। मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।